हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान ट्यूटोरियल क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम और आज हम यहां पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे अयान ट्यूटोरियल क्लासेस में पहले से ही ऑलरेडी क्लास चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्लास और इंग्लिश के क्लास यहाँ पे चलाए जाते हैं और बहुत सारे आप लोगों ने सपोर्ट किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है और वॉच भी किया है। तो फ्रेंड्स, आज अभी तक आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स के क्लास के बारे में जाना है, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो ज्योग्राफी के क्लास लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की बातें हम लोग करते हैं और बाकी हम अपने बारे में जो है इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग बाद में दे लेंगे, ठीक है। तो तब तक के फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास को और जानते हैं कि ज्योग्राफी है क्या और ज्योग्राफी कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि ज्योग्राफी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी के मतलब होता है हिंदी में भूगोल। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसको हम लोग हिंदी में भूगोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में तो सबसे पहले बात आती है सर कि ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से, ये ज्योग्राफी वर्ड किसने लाया, कहाँ से आया। तो जानते हैं फ्रेंड्स ये ज्योग्राफी वर्ड बना कैसे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? दो शब्दों से मिलकर बना है फ्रेंड्स। एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। दूसरा है ग्राफी और दूसरा है ग्राफी। फ्रेंड्स, जियो और ग्राफी जो है यानी ये ज्योग्राफी जो वर्ड है ये फ्रेंड्स ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कौन सी लैंग्वेज से आया है? तो फ्रेंड्स ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है और ग्रीक लैंग्वेज से ये दो शब्द जियो और ग्राफी बना है। तो फ्रेंड्स, ग्रीक वर्ड में ये जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है वो हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जानेंगे कि जियो का मतलब जो होता है, जियो के मतलब हम लोग अर्थ बोलते हैं, अर्थ या पृथ्वी। क्या इसको जियो का मतलब हम लोग अर्थ या पृथ्वी कहेंगे और ग्राफी को मतलब ग्राफी का मतलब होता है फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं एक नक्शा कह सकते हैं इनको, नक्शा, या फिर इसको हम लोग मैप। क्या बोलेंगे इसको? नक्शा या मैप हम लोग इसको कहेंगे। मतलब फ्रेंड्स कि अगर कोई पूछा जाए एक शब्दों में कि सर ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स पृथ्वी यानी भूमि और ग्राफी का मतलब नक्शा या मैप या कहीं पे इसका अध्ययन भी बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम कहेंगे कि जियो और ग्राफी यानी पृथ्वी के नक्शे को या कहो तो पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। पृथ्वी यानी भूमि के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, ये तो आपने जाना ज्योग्राफी। उसी प्रकार से फ्रेंड्स भू का अर्थ क्या होता है? तो भू का मतलब भी होता है पृथ्वी या अर्थ, पृथ्वी या अर्थ। और गोल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गोल के मतलब हम लोग बोल सकते हैं गोल का मतलब एक आकार या फिर इसको आकार बोलेंगे। आकार मतलब कि पृथ्वी जो गोल शेप में है यानी भूमि जो गोल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। भू का मतलब भूमि और गोल का मतलब क्या हो गया? जो शेप रूप में जो है, जो गोल शेप में जो है उसको हम, तो इसके स्टडी को, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ज्योग्राफी में सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का अगर किसी ने इस्तेमाल किया, पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किसने किया है, तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल जो है वो एराटोस्थनीज ने सबसे पहले किया था। किसने किया था? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर चला जाता है हिकेटियस को। किसको फ्रेंड्स? हिकेटियस को।
हिकेटियस को हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर हम लोग जानेंगे तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि फ्रेंड्स क्या ज्योग्राफी शब्द का अध्ययन या फिर ज्योग्राफी शब्द का नॉलेज किन के पास पहले था, या फिर ज्योग्राफी शब्द को हम लोग यूनानियों को श्रेय क्यों देते हैं। फ्रेंड्स बात ऐसा है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का अगर इतिहास के पन्ने को आप पलटेंगे तो पता चलेगा कि ज्योग्राफी का जो नॉलेज जो था वो भारतीयों को पहले से था, लेकिन फ्रेंड्स भारतीयों ने इसको क्रमबद्ध नहीं किया। इट मीन्स कि इसको सीक्वेंस बाय नहीं किया, मतलब इसको सजाने का जो काम था, जो भूगोल को अरेंज करने का जो समय, भूगोल के चैप्टर को, उसके फॉर्मूले को जो अरेंज करने का चीज़ें जो थी वो भारतीयों ने उसको नहीं किया। और ये काम किसने किया, तो ये काम यूनानियों ने किया। इसलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि ये इसका सारा श्रेय जो है, इसके सारे जो हम लोग बोल सकते हैं इसके डेवलपमेंट का जो भी श्रेय है, जो भी मतलब सम्मान है, वो सारे यूनानियों को दिया जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद जानेंगे फ्रेंड्स कि भूगोल, अगर ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं मतलब ब्रह्मांड या भूगोल मतलब भूमि, तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे आती है कि क्या भूमि का निर्माण पहले से था या फिर ये कब हुआ। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी का जो निर्माण है अरब आज से लगभग वर्ष पहले हुआ था। कितना दिन पहले फ्रेंड्स हुआ था। फ्रेंड्स ये एक डेटा मापा गया है, ऐसा नापा गया है कि जो पृथ्वी का जो जन्म था वो लगभग में 4.454 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर इस बात को अगर हम लोग डिटेल्स में अगर जाने, वैसे तो मैं ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, मैं कोई ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरे डिटेल्स में मैं इसको बताऊंगा ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि 4.5 वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी का निर्माण आखिर किस चीज़ से हुआ था। तो फ्रेंड्स इसकी पृथ्वी का निर्माण जो है वो कहा जाता है सौर निहारिका से। किससे हुआ था फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सौर निहारिका से। सौर निहारिका से। अब फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे क्वेश्चन से ये आते हैं कि सर सौर निहारिका है क्या। तो फ्रेंड्स सौर निहारिका जो है ये, अगर सौर निहारिका का अगर हम लोग शॉर्ट में कहें तो यदि आप आकाशगंगा समझते हैं या फिर मिल्की वे, तो हम कहते हैं सौर निहारिका जो है वो मिल्की वे को ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ था, तो फ्रेंड्स इसके जानने के लिए हमें फिर पीछे बैक साइड में जाना पड़ेगा और जानना ये पड़ेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे कायनात की जो है वो अगर स्थापना हुआ या फिर वो बना तो वो कैसे बना था। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम कहते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ वो बिग बैंग के थ्रू हुआ था। किसके थ्रू, बिग बैंग के थ्रू। अभी फ्रेंड्स बिग बैंग क्या है और ये कब हुआ था। कहा जाता है कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, कायनात में कुछ भी नहीं था, तो एक बादल के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में एक समूह था जमा हुआ, एक केंद्रित, अगर हम कह सकते हैं इस प्रकार से बहुत ज़्यादा केंद्रित था। तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर पड़ने की वजह से वो सडनली क्या हुआ, वो फट गया। और जब वो फटा तो कहा जाता है कि इतनी स्पीड थी, इतनी रफ्तार थी कि वो 1.34 सेकंड में, कितना फ्रेंड्स, 1.34 सेकंड की अगर हम बात करें तो इतना देरी में पृथ्वी जो था, जो ब्रह्मांड जो था वो 10.30 गुना, कितना फ्रेंड्स, 10.30 गुना ये ब्रह्मांड फैल चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना स्पीड कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों को, नियम को जो है, या बिग बैंग थ्योरी जो है, वो जिसने बताया उसका नाम था एडविन। क्या नाम था उसका, एडविन हैबल साहब जो थे, उन्होंने इस थ्योरी को अपनाया। कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में जिसने कहा या जिसने बताया उसका श्रेय, बिग बैंग थ्योरी का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो है एडविन एबल को दिया जाता है। फ्रेंड सॉरी माफ कीजिएगा, एबल नहीं है, ये हबल है, ठीक है, एडविन हबल साहब को दिया जाता है। मतलब अगर बिग बैंग हुआ कब था, तो कहा जाता है कि फ्रेंड्स 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था और तब से कहा जाता है कि ये कायनात, ये ब्रह्मांड जो है वो बन गया था। फ्रेंड्स अगर हम, जैसे कि मैं कह रहा था पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी का जन्म जो 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था। लेकिन ये जिस काल में हुआ था फ्रेंड्स, उस समय का अगर हम कहें तो हेडियन, क्या था, हेडियन युग में
हेडियन युग में, किस युग में फ्रेंड्स? हेडियन युग में जो था वो हेडियन युग का माना जाता है उस समय हुआ था एग्जैक्ट में क्या, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अगर यहीं पे देख लें, जैसे मैंने कहा 1.34 सेकंड के अंदर में पूरा ब्रह्मांड कितना गुना फैल चुका था, तो 10 गुना मल्टी जो है वो स्क्वायर जो है वो बढ़ चुका था, फैल चुका था, मतलब कि इतना स्पीड से वो फैल चुका था। लेकिन फ्रेंड्स अगर कहें तो 1.34 ऐसे ही समथिंग कुछ डेटा कहीं कहीं पे देते हैं, कहा जाता है कि इतना सेकंड के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी जन्म होने लगा था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी जन्म, ये कुछ दिख नहीं रहा था, खैर एनीवे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जन्म हुआ और तब से यहाँ पे कहा जाता है कि 1.34 सेकंड के अंतराल के बाद ही ये फिजिक्स जिसको बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं, उसके सारे रूल्स अप्लाई होने लगे थे। डिस्टेंस, दूरी और जो भी चीज़ें हैं, कहा जाता है कि भौतिक गुण का जो है या भौतिक चीज़ें जो भी है, फिजिकल्स जो भी चीज़ें, फिजिक्स जो भी है, वो सारी चीज़ें रूल्स यहाँ पे फॉलो होने लगे थे। कितने सेकंड के बाद फ्रेंड्स? तो 1.34 सेकंड के बाद, यानी और 1.34 कहीं पे 34 देता है, कहीं पे 36 देता है, अगर आप इसके विकिपीडिया वगैरह पढ़ेंगे तो। अदरवाइज कहता है कि इसके 10 गुना जो था, 30 गुना जो था वो ब्रह्मांड फैल चुका था। और उसके बाद पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो एक चीज़ याद रखिएगा, बिग बैंग जब हुआ था तो उस समय ऐसा नहीं था कि मतलब कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ रहा था, जुड़ नहीं रहा था। जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो वो एक दूसरे से अलग होकर के वो पूरा ब्रह्मांड में जो है वो फैल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि 4.5 अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी का जो है, जो मैंने कहा निहारिका, किसको बोला मैंने यहाँ पे लिखा, आई होप कि मैंने कहीं पे लिखा सौर निहारिका। सौर निहारिका के अंदर क्या हुआ कि कुछ आपसी संघर्ष की वजह से वो सारे चीज़ों को अपने तरफ खींचने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, जस्ट लाइक अ मैग्नेट की तरह। तो वो जो एक तरफ से एक ऑब्जर्व जब करने लगे तो कहा जाता है सब एकत्रित होने लगे। उस समय कहा जाता है कि 4.5 वर्ष अरब के आसपास का एक डेटा ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे कि फिर एडविन्स इस 4.5 जो है हेडियंस युग कहा जाता है। और हेडियंस युग में क्या हुआ था कि वो पिंड, उल्का पिंड वगैरह जो था वो सब एक दूसरे से आकर के यहाँ पे टकरा रहे थे। उसी समय फ्रेंड्स कहा जाता है कि चंद्रमा का कहीं ना कहीं फिर निर्माण कहा जाता है। उसी के कुछ समय बाद जो है चंद्रमा का निर्माण हुआ, एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और वो मतलब कि कहा जाता है कि टकराने के बाद, पृथ्वी से टकराने के बाद मतलब कि वो आकाश की तरफ ऊपर की ओर उड़ा और उड़ने के बाद फिर कहा जाता है कि वो किसी मतलब कहा जाता है कि वो चंद्रमा का वहाँ पे निर्माण हुआ। धीरे धीरे फ्रेंड्स ये पृथ्वी जो है वो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो मैंने कहा कि 1.34 सेकंड के आसपास ही जो था वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जन्म हो चुका था। और उसके बाद कहा जाता है कि पृथ्वी धीरे धीरे, जब ये पृथ्वी हुआ तो वो बहुत ज़्यादा हीट था और हीट होने की वजह से बहुत हीटिंग था, फिर ऑक्सीजन का निर्माण हो चुका था पहले, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी जो है वो कई वर्षों के बाद ठंडी हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता इसके मतलब कि बैकअप में। एक बात ये भी आती है कि पृथ्वी किस युग में ठंडा होने लगा था। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पृथ्वी जिस युग में ठंडी हो रही थी उस युग का क्या नाम था, तो उस युग का नाम था आर्कियन। क्या नाम था उसका? आर्कियन युग बोला जाता है उसको, याद रखें आप लोग फ्रेंड्स, आर्कियन युग। इस आर्कियन युग की अगर हम बात करें तो 3.3 अरब वर्ष एगो, मतलब कि पहले, याद रखें फ्रेंड्स, जब पृथ्वी पर उल्का पिंड आए थे तो वो लगभग में पृथ्वी का जब सौर निहारिका से जब पृथ्वी का जब निर्माण होने लगा था तो वो 4.4 समथिंग था, 4.54 था। लेकिन जब उल्का पिंड वगैरह यहाँ पे जो एकत्रित हो रहे थे तो वो 4.4 के आसपास कहीं पे डेटा देता है, लेकिन एग्जैक्ट आप ये 4.4 ही रखें या 4.5, इसी के आसपास का डेटा है। और उसके बाद कहता है कि जब ये ठंडी हो रही थी तो वो जो समय था फ्रेंड्स वो था आर्कियन युग था। आर्कियन युग के आसपास के जो डेटा आता है, कहा जाता है 3.3 अरब वर्ष पहले जो था वो पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। तो फ्रेंड्स आज जो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन पूरे एक टॉपिक रखेंगे हम लोग
या फिर कभी ऑनलाइन अगर हमारी बात हुई, हम ऑनलाइन अगर क्लास में लिया, तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा आपको अभी इसके बारे में मैंने बताया, तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक खगोलीय भूगोल, जलवायु, मिट्टी और भू आकृति। उसके बाद मानव भूगोल की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मानव भूगोल में आता है मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ते हैं मानव भूगोल, राजनीतिक ऐतिहासिक भूगोल, आवास भूगोल या कृषि औद्योगिक इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स इससे पहले हम जानेंगे कि फ्रेंड्स भौतिक भूगोल का फादर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स भौतिक भूगोल का जो फादर है वो हम लोग कहते हैं पॉलिडियस को। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? पॉलिडियस। भौतिक भूगोल के फादर्स जो हैं वो पॉलिडियस महोदय को कहते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है अक्सर कि फादर कौन है। तो फ्रेंड्स जो फादर हैं, फादर जो हैं किसके? भौतिक भूगोल के। तो फादर जो है भौतिक भूगोल के वो कौन कहलाएंगे? पॉलिडियस। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल का जो पिता है वो बोलते हैं बॉर्लस साहब को। किसको? बॉर्लस। बॉर्लस महोदय जी को हम लोग फादर ऑफ मानव भूगोल कहते हैं, और पॉलिडियस महोदय जो हैं वो हम लोग उसको भौतिक भूगोल के बारे में कहते हैं। फ्रेंड्स अब जानेंगे खगोलीय भूगोल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, या मतलब हम कह सकते हैं द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड खगोलीय भूगोल, हम लोग इसको कहते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स जलवायु का। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पृथ्वी पे कहीं पे भी एक समान जैसी जलवायु देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स पृथ्वी का, एक्चुअली ये चैप्टर मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा 0 डिग्री इक्वेटर्स, 0 डिग्री इसको इक्वेटर्स कहते हैं हम लोग। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 23.5 डिग्री के ऊपर जो आता है वो आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नीचे की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आएगा मकर रेखा। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जो है वो कहीं ना कहीं जलवायु कुछ और पाया जाता है। और अगर उसके ऊपर हम लोग 66.5 डिग्री की बात करेंगे और 66.5 डिग्री नीचे की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं बदलाव इसमें दिखने को मिलता है, मौसम का बदलाव। और ऊपर का जो क्षेत्र पड़ता है फ्रेंड्स वो 90 डिग्री। तो इस वजह से अगर हम बात करें, ये मैं स्पेशल चैप्टर इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जब ग्लोब के बारे में हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में इस सारे रेखा का यूजेस और कौन सा रेखा क्या है उनके बारे में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जलवायु की बात करें, हम लोग क्लाइमेट्स की बात करें तो पृथ्वी पे क्लाइमेट से एक समान नहीं होता है। कहीं पे गर्मी ज़्यादा है तो कहीं पे गर्मी कम पड़ती है। क्यों गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्यों गर्मी कम पड़ती है, इन सारी चीज़ों को अध्ययन जलवायु भूगोल के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स। वहीं बात करें अगर तीसरी पॉइंट की मिट्टी का, तो फ्रेंड्स मिट्टी जो है मौसम के अनुसार, क्लाइमेट्स के अनुसार मिट्टियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स कहीं पे मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा उर्वरक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अध्ययन को हम लोग मिट्टी भूगोल कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स भू आकृति। फ्रेंड्स जैसे कि मैं कह रहा था भू आकृति के बारे में, तो फ्रेंड्स भू आकृति की हम लोग मॉर्फोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि भू आकृति को हम लोग मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी या भू आकृति किसे कहते हैं अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंदर किसी भी जीव जंतु के बारे में, उसके रंग, उसके रूप, उसके आधार और उसके रहने की जो कैटेगरी है, जो चाहे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो या फिर पानी के नीचे, मतलब कि मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को रहने सहने और उसकी मतलब रंग रूप के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और फिर बात करेंगे फ्रेंड्स अगर हम इधर देखें मानव भूगोल में, तो मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स मानव की जरूरत की चीज़ें, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव जैसे में मानव अपने पेड़ पौधे
या फिर जीव जंतुओं के अध्ययन को हम लोग, या फिर लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। राजनीति की बात अगर करेंगे फ्रेंड्स, तो राजनीति कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन डिवीज़न जो होती है, हम उसके अंतर्गत राजनीति को, जैसे कि एक देश दूसरे देश से अगर बटा हुआ है, डिवीज़न वगैरह देखने को मिलता है। ऐतिहासिक भूगोल की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, एंशिएंट पीरियड में क्या कंडीशन था पृथ्वी का और पूरे हम कह सकते हैं पूरा अर्थ का, और उसके बाद मतलब एंशिएंट पीरियड में, फिर मिडिवल पीरियड में क्या कंडीशन है, वक्त के साथ क्या फ्रेंड्स की क्लाइमेट्स में भी बदलाव आ रहे हैं, पृथ्वी की नमी में बदलाव आ रहे हैं, पहाड़ों और जंगलों की बात अगर हम करें तो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं देखने को बदलाव मिलता है, इसलिए हम लोग ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत उसको रखते हैं। आवास की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें रह रहे हैं, चाहे वो जीव जंतु हो या मानव हो, जीव जंतु के अंतर्गत ही मानव भी आ जाता है, तो उसके रहने के आवास फ्रेंड्स, इसको भी अगर हम लोग कहें तो दो भागों में इसको भी बांटा जाता है, नगरीय यानी शहरीय और देहाती यानी ग्रामीण क्षेत्र को। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कृषि उद्योग, कृषि भी आता है इसके अंतर्गत, औद्योगिक भूगोल। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल वो भूगोल है जिसके अंतर्गत जिसमें मानव भूगोल राजनीतिक, ऐतिहासिक, आवास, कृषि, औद्योगिक भूगोलों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा डिटेल से भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा, या फिर ये फिलहाल तो मैं ज्योग्राफी का ऐसी शॉर्ट डिटेल्स बता रहा हूँ आपको, ताकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें समझ में आते रहें। फ्रेंड्स आगे जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो हमारे जो वीडियो होगा वो पृथ्वी के कर्क रेखा, मकर रेखा या भूगोल या फिर ग्लोब किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें। फ्रेंड्स आज हम जानते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। मैंने कहा फ्रेंड्स कि भौतिक भूगोल का फादर किसे कहा जाता है, पॉलिडियस को कहा जाता है, और मानव भूगोल का जो फादर्स हैं वो बॉर्लस महोदय को कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग कहेंगे कि ज्योग्राफी का फादर कौन है, ज्योग्राफी का फादर कौन है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिकेटियस। ज्योग्राफी का फादर्स हम लोग हिकेटियस को कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कहा कि ज्योग्राफी के जो फादर्स हैं वो हिकेटियस को कहते हैं। फ्रेंड्स ये तो ओल्ड है, कहीं ना कहीं इसको ओल्ड कहा जाता है। और अगर हम बात करें मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो अगर फ्रेंड्स अगर मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर अगर हम लोग बोलेंगे तो वो चला जाएगा हिम्बोल्ट का। इसका आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हिम्बोल्ट। हिम्बोल्ट महोदय को हम लोग मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। फ्रेंड्स एक बात आती है कि मानव भूगोल का फादर तो हम लोग बॉर्लस महोदय को कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मानव भूगोल जो पुस्तक है उसे सबसे पहले किसने लिखा, तो फ्रेंड्स उसे सबसे पहले जिसने लिखा है, अगर बात यहाँ पे ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस कि मानव भूगोल पुस्तक सबसे पहले किसने लिखे हैं, तो फ्रेंड्स तब इसका आंसर हो जाता है रिटजेल। क्या हो जाएगा, रिटजेल। रिटजेल महोदय जो थे वो सबसे पहले पुस्तक लिखे थे, रिटजेल इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो के अंत तक के बने रहें। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स कि चलता फिरता ज्योग्राफर किसे कहा जाता था। फ्रेंड्स एक ऐसे महोदय जो थे जो कहा जाता है कि उसके पास इतनी नॉलेज था कि उसे कहीं पे मैप ऑफ की ज़रूरत लगभग में नहीं पड़ता था, वो उसको लोग चलता फिरता ज्योग्राफर कहते थे, उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज थी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख रखा हूँ, उनमें से वही नाम जो है जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, यानी चलता फिरता ज्योग्राफर जो था वो हिकेटियस को कहा जाता था। चलता फिरता ज्योग्राफर
ज्योग्राफर हिकेटियस को कहा जाता था। तो फ्रेंड्स आप इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान दें, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चलता फिरता ज्योग्राफर किसे कहा जाता है, तो चलते फिरते ज्योग्राफर हिकेटियस को कहते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स अब मैंने जैसे कहा था कि मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स कि अभी तक तो आयान ट्यूटोरियल क्लासेस में आपने सपोर्ट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे भी चैनल को फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको ये हमारी वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो मे बी, बट ऐसा आई होप कि कहीं पे ऐसा मिस्टेक नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, उसमें हम लोग जानेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको इक्वेटर्स कहते हैं, और मौसम में बदलाव कैसे होते हैं, टाइम को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, अगर हमारी पृथ्वी 5.5 घंटा आगे जो है वो कैसे है, GMT से ग्रीनविच टाइम से आगे तो कैसे है। और फ्रेंड्स ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे भारत की अगर हम बात करें तो अगर एक मैप अगर मैं ड्रॉ करूं तो जहां पे सूरज भारत में निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से लेकर के हमारे एंड ऑफ गुजरात, यानी जो वेस्ट में जो मतलब पश्चिम साइड, पश्चिम दिशा में जो भारत के एंडिंग पॉइंट है, वहाँ तक कि दोनों के बीच का टाइमिंग का डिफरेंट 2 घंटे है और फिर भी हमारे इंडिया का टाइम सबका एक है। ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ों पे हम लोग अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फिर से मैं कह रहा हूँ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे के जा रहा हूँ, ताकि शायद आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ बताएं, और नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊँगा। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से ऐसी जीव है जो वैसे वो नदियों समुद्रों में रहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो समुद्र पानी जलीय जीव है, माफ़ कीजिएगा मैं सिंपल में कहूँ तो जलीय जीव है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और अंडे भी देते हैं। तो याद रखें फ्रेंड्स, फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि वो कौन से ऐसी जलीय जीव है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अंडे भी देती है। कुदरत ने जिसको हम लोग बिलीव करते हैं, खुदा, अल्लाह और भगवान, ईश्वर, गॉड जो भी हैं, उन पे जो बिलीव करते हैं, कहा जाता है उन्होंने एक ऐसा प्राणी बनाया जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं और अंडे भी देते हैं। फ्रेंड्स उसका शेप कुछ अजीब ढंग का है, आगे से देखने में लगेगा बत्तख के तरह, इट मीन्स डक के तरह, और पीछे से क्रोकोडाइल की तरह देखने को मिलता है। आप हो सकता है कि इसका आंसर कहीं से भी ढूंढ करके हमें कमेंट्स बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।